जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीम रगड़ा दैट इज़ बलिदान बैच। एज यू ऑल नो कि बलिदान बैच स्टार्ट हो चुका है एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड और कवर द टॉपिक्स विच आर part of speech, nouns, pronouns and adjectives. And in this particular video we are going to do postmortem of conjunction. क्लियर है? तो conjunction को आज हम इसमें देखेंगे और साथ ही साथ में टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ क्वाइट वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज़ इट सेल्फ वेरी क्रिस्प। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक इसमें है नहीं। इसको मैंने जैसे कि आपको एडजेक्टिव में भी बता दिया था कि इसको पता है उधारी से लेकर बनाया गया है। वैसे तो ये वो अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक था। तो कुछ चीज़ एडवर्ब से ले ली है, कुछ चीज़ एडजेक्टिव से ले ली है, तो 2-3 टॉपिक इसके एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्दर डिले ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कंजक्शन को। क्लियर है? एंड चलो देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं व्हाट आर कंजक्शंस, कंजक्शंस होते क्या हैं, तो हर एक बच्चे को पता है कि सर ये दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इसको एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है वर्ड्स को। इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग वर्ड्स। या फिर हम अपने जैसे नॉर्मल देहाती लैंग्वेज में अपन इसको पता क्या बोल सकते हैं? शादी राम घर जोड़े। क्लियर है? ये क्या करवाता है? शादियां करवाता, मतलब दो लोगों को मिलाने का काम करता है। दैट इज कंजक्शन। ठीक है भाई, चलो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको नाउन बताया था, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड होता है। एंड आपका एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी वर्ड होता है। ऐसे ही आपका जो कंजक्शन होता है दैट इज योर कनेक्टिंग वर्ड। क्लियर है? अच्छा, किस किस को कनेक्ट करेगा बच्चे? ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है। क्लियर है? आपका दो क्लॉजेस को ये कनेक्ट कर सकता है और आपके दो पर्सन्स को कनेक्ट कर सकता है। क्लियर है? अब ये पर्सन वाली चीज थोड़ी सी क्वाइट बहुत मतलब कम ही पूछी जाती है, लेकिन आप इतना ध्यान में रखना सेंटेंसेस को और क्लॉजेस। अच्छा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए भाई कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? जिसमें आपका ऑब्जेक्ट वगैरह जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वगैरह हो। तो जब आपके सब्जेक्ट और वर्ब से कोई फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं बच्चे क्लॉज। क्लियर? तो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ में जब कभी भी कंजक्शन आएगा तो आपका जो सेंटेंस जो आपका ब्रॉड था वो आपका क्रिस्प हो जाता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है, शॉर्टन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कंजक्शन के द्वारा। क्लियर है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ बेसिक से कंजक्शंस हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और टू बी वेरी ऑनेस्ट यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपका जो बेसिकली यूपीएससी है वो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपका एक है एंड और दूसरा बट स्टिल येट। देखो अभी मैं नॉर्मली आपको बता दूं, अभी कंजक्शन में आप इनको तीनों को सेम मानेंगे। ठीक है ना? और टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टिल का एक अलग मीनिंग भी होता है, येट का भी एक अलग मीनिंग होता है। तो वो अपन फर्दर अपन जो ग्रामर करेंगे तो उसमें अपन देखते जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एंड का, यहां पर मतलब क्या होता है बच्चे? और। एंड का मतलब क्या होता है? और। बट स्टिल और येट का मतलब क्या होता है? लेकिन। क्लियर है? बिकॉज, एज और सिंस इसका मतलब होता है बच्चे क्योंकि। हिंदी में लिख रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि। ऑल्दो और दो का मतलब होता है बच्चे हालांकि। इस तरीके से अपन यूज करते हैं, हालांकि। क्लियर है? अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो तो देख लेना एक बार। सो दैट्स वाई और हेंस और आपका देयरफॉर इसका मतलब होता है बच्चे क्योंकि यहां पर हो गया इसलिए। ठीक है ना? आपने ये तो कई बार यूज करेंगे ना, हेंस प्रूव्ड। तो आपके मैथमेटिक्स में प्रूव करने के लिए जब आते थे तो अपन क्या बोलते थे? हेंस प्रूव्ड। अच्छा सर यही याद करना है? नहीं, इनके कॉन्सेप्ट याद करने हैं। तो वो मैं आपको लिखते जाता हूं, कॉन्सेप्ट समझना कि जब कभी भी, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा ही इज गुड डैश इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे इन सभी में से यहां पर क्या लिखा जाएगा? तो आप ये कहोगे कि सर ही इज गुड, वो अच्छा लेकिन इंटेलिजेंट है। सर मजा नहीं आया। सर वो अच्छा क्योंकि इंटेलिजेंट है, नहीं मजा आया। वो अच्छा हालांकि इंटेलिजेंट है, बिल्कुल नहीं। वो अच्छा इसलिए इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका यहां पर क्या आएगा बच्चे? एंड का यूज किया जाएगा, मतलब वो अच्छा और इंटेलिजेंट है। देखो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो एंड बट। अब देखो यहां पर आपका गुड कैसी क्वालिटी है? पॉजिटिव क्वालिटी है। इंटेलिजेंट भी कैसी क्वालिटी है बच्चे? पॉजिटिव क्वालिटी है। तो जब कभी भी दोनों फेवरेबल कंडीशंस हो, जब कभी भी दोनों फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ध्यान में रखना बच्चे उसको ज्वाइन क्या करेगा? आपको एंड ही करेगा। चाहे वो दोनों फेवरेबल कंडीशंस हो,
चाहे वो दोनों आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस हो। जैसे अगर मैं यहां पर मान के चलो इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, ही इज पुअर डैश लेजी, ऐसे लिख सकता हूं, तो तब भी यहां पर क्या आता बच्चे, आपका एंड ही आता। मेरा मतलब ये है कि जब कभी भी सेंटेंस में आपकी दोनों चीजें फेवरेबल हो या फिर दोनों चीजें आपकी अनफेवरेबल होती हैं, तो इन दैट कंडीशन यू शुड यूज एंड। क्लियर है? आपको किसका यूज करना है? एंड कंजक्शन का यूज करना है। लेकिन बट, स्टिल और येट ये तब यूज किया जाता है बच्चे जब कभी भी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक फेवरेबल कंडीशन हो और एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब आप किसका यूज करते हो? बट, स्टिल या फिर येट का यूज करते हो। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये समझ लेना कि बच्चे इन सभी में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सभी सेम है। ठीक है? तो जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूं ही इज पुअर डैश हैप्पी। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि आपके इस फिलअप में क्या आएगा, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपका ये पुअर कैसा है? नेगेटिव है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, और आपका हैप्पी क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन में क्या लगाएंगे? बट, स्टिल या फिर येट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इन तीनों में से आप किसी का भी यूज यहां पर कर सकते हो। इनके और भी प्रिसाइजली बहुत यूजेस होते हैं, लेकिन उतना अपन को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने उतना ज्यादा डीप अपनी एनडीए ने कभी जिंदगी में नहीं पूछा अभी तक। क्लियर है? चलो भाई, अब मैं बात करता हूं बिकॉज, एज और सिंस। ये तो सभी को पता होता है कि सर बिकॉज, एज और सिंस का मतलब होता है क्योंकि। मतलब अगर मैं बोलूं कि क्योंकि उसने वो मेहनत करी थी इसलिए वो पास हो गया। क्लियर? इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। ऑल्दो और दो का मतलब मेनली जो हमें आपको डिफरेंस बताना था, वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। क्लियर है? जब कभी भी दोनों फेवरेबल हो या फिर दोनों अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, इन दैट कंडीशन यू शुड यूज एंड। अगर आपके पास इफ यू हैव कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देन यू शुड यूज बट, स्टिल और येट। यू कैन यूज वन ऑफ द थ्री। ठीक है ना भाई? चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका बिकॉज एज सेंस हो गया, मतलब ये क्योंकि का सेंस देता है। ऑल्दो और दो हो गया, ये हालांकि का सेंस देता है। अब मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ऑल्दो और दो का पेयर बच्चे हमेशा येट बनता है या फिर आपका कॉमा बन सकता है। ध्यान में रखना, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऑल्दो या फिर दो आता है, तो उसके आपका कंजक्शन मतलब उसका जो पेयर बनेगा, फिर तो एट आएगा उसके अंदर या फिर उसके अंदर कॉमा आएगा। इसके सेंटेंस कैसे आते हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। सो दैट्स वाई, हेंस और देयरफॉर, इनका मतलब क्या होता है बच्चे? इसलिए। तो आई होप आपको ये स्लाइड तो समझ में आ चुकी होगी। ये बेसिक से कंजक्शंस होते हैं अपने। क्लियर है? जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशंस में। क्लियर है? चलो भाई, अब इसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने। ठीक है? और एक एक करके आपको इसको सॉल्व करना है। मैं यहां पर ऑप्शंस भी आपके साथ में लिख देता हूं। यहां पर मैं एंड लिख देता हूं, बट लिख देता हूं, बट स्टिल हो गया या फिर येट हो गया। क्लियर है? अगला ऑल्दो या फिर दो लिख देता हूं। आप एक एक करके तब तक क्या करो, इसको सॉल्व करो। क्लियर है? और फिर मैं आपका सो, हैंस, दैट्स वाई, ये वाले शब्द हो गए। और एक आपका एज, सिंस, बिकॉज, एज, सिंस और बिकॉज। क्लियर है? ये है आपके सामने। अब देखो यहां पर ही इज रिच एंड हैप्पी। ही इज रिच, रिच कैसा है? पॉजिटिव है। सर हैप्पी भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो दोनों फेवरेबल कंडीशन है, तो बच्चे इसमें बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। रिच है, पॉजिटिव कंडीशन है। सैड है, नेगेटिव कंडीशन है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बच्चे? बट आएगा। सुनील वर्कड हार्ड, सुनील ने मेहनत करी, डैश पास इन द एग्जामिनेशन। जाहिर सी बात है उसने मेहनत करी होगी इसलिए वो पास हुआ होगा। जब उसने मेहनत करी है तभी तो पास हुआ होगा। ऐसे ही अब अपने वो उसमें देखो, जाहिर सी बात है एनडी हर एक बच्चा करना चाहता है। लगभग 5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। क्लियर है? मेहनत अगर करने की बात आती है तो वही 1-1.5 लाख, मतलब 1 लाख भी बच्चे नहीं होते जो मेहनत करना चाहते हैं। क्लियर है? तो जो मेहनत करेंगे भाई उनका तो रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि आप लोगों का। क्लियर है? तो सुनील वर्कड हार्ड, मतलब इसलिए उसने पास कर ले। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैंस पास द एग्जामिनेशन। या फिर आप कह सकते हो सो लगा सकते हो, दैट्स वाई आप लगा सकते हो। सुनील वर्कड हार्ड डैश फेल्ड इन एग्जामिनेशन, उसने मेहनत करी थी लेकिन वो फेल हो गया। तो उसने मेहनत करी थी लेकिन वो फेल हो गया। आप बट यहां पर लगा सकते हो, स्टिल आप यहां पर लगा सकते हो, और आप कह सकते हो यट भी आप यहां पर लगा सकते हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया, पॉजिटिव हो गया, फेल हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है? आप यहां पर ये भी कह सकते हो सुनील वर्कड हार्ड, मतलब सही है। इसमें आप हालांकि का सेंस तो लगा ही नहीं सकते वैसे नॉर्मली अभी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डैश ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड, तो मतलब हालांकि उसने मेहनत तो करी थी। नहीं, हालांकि का नहीं आएगा। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी और वो पास हो गया। तो यहां पर अपन यहां पर लगा सकते हैं क्योंकि उसने मेहनत करी इसलिए वो पास हो गया। तो क्योंकि का सेंस अपना क्या आ गया? एज, सिंस और बिकॉज। तो आप यहां पर चाहे एज लगा लो, चाहे सिंस लगा लो, चाहे आप बिकॉज लगा लो, जो आपका मन चाहे। अब यहां पर देखो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत तो करी थी
लेकिन वो फेल हो गया। तो हालांकि उसने मेहनत करी थी लेकिन वो फेल हो गया, इसी तरीके से तो बोलते हैं। तो हालांकि का सेंस कौन देता है, या फिर तो ऑल दो देता है बच्चे, या फिर आपका दो देता है। देखो अब ध्यान में रखना, ये ऑल दो आ गया ना, तो या फिर तो यहां पर कॉमा आएगा या फिर आपका यहां पर यट आएगा। अगर यहां पर बच्चे बट लिखा हुआ है तो वो आपका एरर बन जाता है। और उसमें यूपीएससी ने इस चीज को कई बार पूछा आपसे, कई बार, ठीक है ना। पीवाईक्यूज एक बार मैं क्या करूंगा, सारे स्पॉटिंग द एरर, पिछले 10 साल के सारे स्पॉटिंग द एरर एक ही वीडियो में आपको मैं कवर करवाऊंगा। ऐसे सारे वोकेबलरी आपकी 10 साल की पूरी एक ही वीडियो में कवर करवाई जाएगी। क्लियर है? तो बस लगे रहो, मेहनत में कहीं भी आपकी वो मतलब वो नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेहनत के साथ। क्लियर है? अगला, ही वॉज अ ब्रेव बॉय डैश ही ज्वाइन द आर्मी, मतलब वो ब्रेव बॉय था इसलिए उसने आर्मी को ज्वाइन किया। तो इसलिए का सेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका सो हैंड्स बिकॉज। क्लियर है? सो ही ज्वाइन द, ऐसे आ जाएगा। डैश ही वॉज अ ब्रेव बॉय ही ज्वाइन द आर्मी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? अब यहां पर क्या लिखा, देखो सेवेंथ वाले का तो ये था कि वो ब्रेव बॉय था इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी। अब इन्होंने बोला डैश ही वॉज अ ब्रेव बॉय ही ज्वाइन द आर्मी। क्लियर? इसका आपको आंसर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? अच्छा भाई, जिनमें हिम्मत ना हो पूरी वीडियो देखने का तो वो अभी स्किप कर दो। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है आप अपने आप मतलब अपने साथ अपना मतलब गद्दारी कर रहे हो, उसके में जरूरत भी नहीं है। क्लियर है भाई? चलो, तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा। तो ये आपको कमेंट में बताना है इसके अंदर आपका क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये, ठीक है ना, उसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो आई होप आपको ये एंड, बट स्टिल और येट, ऑल्दो, दो, सो, हैंस, दैट्स व्हाई और एज, सिंस, बिकॉज इनके डिफरेंस को क्लियर हो गया होगा। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चे। क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है, ऑल्दो ही passed the written examination but he failed in SSB। क्लियर है? तो ये सेंटेंस है आपके सामने। ऑल्दो, हालांकि उसने रिटन एग्जामिनेशन तो पास कर लिया लेकिन वो किस में फेल हो गया बच्चे, अपने एसएसबी में फेल हो गया। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये पका पका चीज मिल जाएगा? नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो बच्चा क्या करता है, हिंदी की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे हिंदी ग्रामर में आपको कभी भी कोई भी चीज की ट्रांसलेशन नहीं करनी है। क्लियर है? क्यों? जैसे ही आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे आप इंग्लिश को गलत कर देंगे। क्लियर है भाई? चलो, जैसे अब यहां पर लिखा ऑल्दो ही पास द रिटन एग्जामिनेशन, हालांकि उसने वो रिटन एग्जामिनेशन तो पास कर लिया लेकिन, लेकिन का जब सेंस आ जाता है ना तो पता नहीं बच्चों को किसने बता दिया कि लेकिन का सेंस सिर्फ और सिर्फ बट देता है। भाई स्टिल भी है, येट भी है। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बोला था, जो ऑल्दो अगर सेंटेंस में आ गया तो उसके पेयर में कभी भी बट नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चे? या फिर तो येट लगाओ इसमें, नहीं तो आप कॉमा लगाओ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी स्पॉटिंग पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है एनडीए ने। ठीक है ना? चलो भाई आगे देखते हैं। देखो ये वाला मैंने आपको बताया था किसमें, एडजेक्टिव में। मैंने क्या बोला था कि आपका जो कंजक्शन है बेचारा वो अकेला था तो बहुत ज्यादा छोटा कॉन्सेप्ट था उसका, लेकिन उसने कुछ चीजें एडजेक्टिव से ले ली और कुछ चीजें उसने एडवर्ब से ले ली। तो ये चीज वो है जो आपका एडजेक्टिव और कंजक्शन में कॉमन है। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसी में आपका एडजेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा और इसी में आपका कंजक्शन का वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कंजक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे वो क्यों बनेगा? क्योंकि बच्चे एज का पेयर एज भी बन सकता है और सो का पेयर भी एज बन सकता है। तो ये जब पेयरिंग की बात आती है ना तो इनके लिए यूज करा जाता है कंजक्शन को। क्लियर है? जैसे आइदर का पेयर और बनता है, नाइदर का पेयर नॉर बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो बनता है। क्लियर है? इसी तरीके से एज का पेयर एज बन सकता है और सो का पेयर भी एज बन सकता है। अब मैं इसमें ज्यादा समय नहीं गवा रहा क्योंकि मैंने आपको किसमें बता दिया था, आपको एडजेक्टिव में बता दिया था। क्लियर है? चलो, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। आपका जो एज है वो आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में यूज हो जाता है। सेम इसमें भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा बीच में और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, ही इज नॉट सो गुड एज हिज फादर, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? एक तो सेंटेंस नेगेटिव है और सेंटेंस नेगेटिव, वो सेंटेंस नेगेटिव में चाहे आप सो एज का यूज करो चाहे आप एज का यूज करो, सेम बात होती है। अब जैसे ये है सेंटेंस, जैसे मान के चलो यहां पर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिख देना है, ये एज ना करके मैं यहां पर सो लिख देता। अब देखो सेंटेंस, ही इज सो गुड एज हिज फादर। तो ये सेंटेंस कैसा है बच्चे? आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी सो एज का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है? एज का यूज होता है, इसलिए सो को हटाकर अपन को एज करना पड़ेगा। क्लियर है? ये ऑल्दो मैंने बस जस्ट रिवाइज करवाया क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव में इसको अच्छे से करवा दिया था। ठीक है भाई? चलो आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
क्लियर है? तो कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? कोरिलेशन, मतलब आपका एक पेयर अगर यहां पर प्रेजेंट है तो उसी के वो मतलब पेयर में मतलब दूसरा पेयर आना चाहिए, तो ये रिलेशन आपकी बताते हैं। जैसे कि उससे पहले आप पहले रिलेशन ही देख लो किसका क्या रिलेशन बनता है, जैसे ये लिखे हुए हैं आपके सामने। क्लियर है? तो आइदर का बच्चे पेयर क्या बनता है? और बनता है। नाइदर का पेयर नॉर बनता है। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो बनता है। और आपका हार्डली का पेयर वेन बनता है। स्कार्सली का पेयर वेन बनता है। बेयरली का पेयर वेन बनता है। देखो हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, इन तीनों का मतलब होता है बच्चे मुश्किल से। इन तीनों का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। तो अगर आपको हार्डली का पेयर याद हो जाएगा वेन, तो आपको ये दोनों का भी याद हो जाएगा। तो आप हार्डली का पेयर वेन इस तरीके से रखेंगे HW से होमवर्क से। क्लियर? तो हार्डली का पेयर क्या बनता है? वेन बनता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे बता दिया उसने, क्या कर दिया? हार्डली यूज किया और उसने देन का यूज कर दिया गया है, तो वो आपका गलत होता है। देन का यूज नहीं होता, किसका होता है? वेन का यूज किया जाता है। क्लियर है? ये आपका करेक्ट है। अगर अगला हो जाएगा नो सूनर का पेयर देन बनता है। सो का पेयर सभी बच्चों को पता होता है, दैट बनता है। लेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। क्लियर? लेस्ट का पेयर आपका क्या बनता है? शुड। ये आपको जस्ट सजेशन प्रोवाइड करता है कि आप ऐसा ना करो नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से सेंटेंस अभी आगे आएंगे। बोथ का पेयर एंड बनता है। बिटवीन का पेयर भी एंड बनता है। एल्स का पेयर बट बनता है। और ऑल्दो का पेयर, ऑल्दो या फिर दो हो, उसका पेयर एट बनता है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, ये वाले आपके कोरिलेटिव कंजक्शन आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्लियर है? और उसमें भी मैं आपने देखे होंगे, पहली बात तो ये आ जाता है आपका आइदर और नाइदर का पूछ लेता है। नॉट ओनली का पूछ लेता है। इन तीनों में से हार्डली का ज्यादातर पूछता है वो। क्लियर है? लेस्ट का पूछ लेता है। बिटवीन का पूछ लेता है। और ऑल्दो का पूछ लेता है। क्लियर है? तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन तो बच्चे आपको टिप्स पर होनी चाहिए कि अगर मैंने, आप अगर नींद में भी हो और आपने अगर जस्ट ये सुन लिया, किसी ने ये पूछा कि बच्चे नॉट ओनली का पेयर क्या बनता है, तो तुरंत आपके वो जवाब आना चाहिए बट ऑल्सो बनता है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं भाई आगे। नॉट ओनली इसमें लिखा ही नहीं है, वैसे लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्लियर है? अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है भाई? सर ये तो आपने बता दिया, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाता है, देखो भाई। आपका पहला क्वेश्चन ये है, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो बच्चे नो अदर का जो पेयर बनता है ये उसमें नहीं लिखा है, आप लिख लेना देन बनता है उसका पेयर। क्लियर है? अभी मुझे बताओ कि देन किसका और पेयर था? देन किसका और बनता था पेयर? बिल्कुल सही बात है, देन आपका बनता था नो सूनर का। किसका? नो सूनर का पेयर भी क्या बनता है? देन बनता है। ठीक है भाई? ही वर्क्स हेयर बिटवीन, बिटवीन का पेयर क्या बनता है? सर यहां पर तो मुझे मजा आता है किसको लिखने में, 10 AM to 5 PM लिखने में, लेकिन बच्चे गलत होता है। क्लियर है? ये आपका क्या आएगा, क्योंकि बिटवीन का पेयर क्या बनता है? आपका एंड बनता है। क्लियर है? ऐसे ही आपका बोथ का पेयर भी क्या बनता है? एंड बनता है। ठीक है भाई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई प्रेफर। देखो ये चाहे मैं यहां पर इंपोर्टेंट मार्क कर दूं, चाहे मैं इसको बच्चे आपके एडजेक्टिव में इंपोर्टेंट मार्क कर दूं, चाहे मैं इसको प्रोनाउन में इंपोर्टेंट मार्क कर दूं, या फिर चाहे मैं इसको प्रेपोजिशन में इंपोर्टेंट मार्क कर दूं, ये आपका इंपोर्टेंट ही है। क्लियर है? प्रीफर के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है बच्चे, वो होता है टू। और आपका सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, इन सभी के साथ आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है टू। ये ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो भाई, बोथ आ गया तो बोथ के साथ आपका किसका पेयर? बोथ के साथ सर एंड आएगा, तो बोथ के पास एज वेल एज नहीं होता, एंड होता है। अगला भाई, सी नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो, एंड ऑल्सो नहीं, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है बच्चा? बट ऑल्सो होता है। ठीक है? अगला मतलब इसका मतलब ये हो गया वो मतलब बनाती ही नहीं है बल्कि उसको बेचती भी है। ठीक है? तो बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि। ठीक है? बल्कि का मतलब भाई वजनदार नहीं है यार। ठीक है? इट इज नथिंग एल्स स्टिल यूर एरोगेंट, एल्स का पेयर बट। ठीक है ना? अगेन सर बट स्टिल और येट तो सेम चीज होती है, लेकिन जब आपका पेयरिंग की बात आती है तो पेयर के साथ पेयर का ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ और यूज करेंगे उसमें। ठीक है? चलो भाई, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, नाइदर का पेयर क्या बनता है बच्चा? नॉर बनता है। ठीक है? अगला, रन फास्ट लेस्ट, यू विल नहीं, यू शुड, लेस्ट का पेयर आपका क्या बनता है? शुड। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है, आपको लेस्ट के साथ शुड ही यूज करना है, चाहे वो आपका सिंपल फ्यूचर हो, चाहे वो आपका पास्ट फॉर्म में हो। क्लियर है? हमेशा शुड का ही यूज किया जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, उसका मतलब लास्ट वाले का मतलब क्या होगा? जल्दी दौड़ो नहीं तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी, आपकी मिस हो जाएगी ट्रेन। ठीक है भाई? चलो, ये हो गया, क्लियर होगा? अच्छा मार्क कर लेना भाई, इंपोर्टेंट मार्क है, मार्क कर लेना ये कोरिलेटिव कंजक्शंस को। अगला, अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगेन, कोरिलेटिव कंजक्शन तो बच्ची कह सकते हो आप कि कोर ऑफ द कंजक्शन है, मतलब क्रक्स अगर मैं बात करूं कंजक्शन का तो वो आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है। क्लियर है? कोरिलेटिव कंजक्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्स्ट्रा वो क्वेश्चन पूछते होंगे, अगर पूछेंगे तो अपने सब कुछ तैयार कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, हर एक तरीके से हम तैयार हैं। ठीक है?
चलो भाई, उस तैयारी को बस आप तक पहुंचाना है हमें, ठीक है, एक मीडियम बन चुका है जो आप तक पहुंचाने का। क्लियर? चलो भाई, अगला आपका आइदर राम और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, हालांकि मैं कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार बोल देता हूं, तो इसका मतलब ये है बच्चे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्लियर है? चलो, अब देखो, जब कभी भी, जैसे मैंने आपको बोला था आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश गुड, ठीक है, मतलब दो में से कोई एक ब्रदर अच्छा है, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चे ये आपका होता है प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइदर हमेशा सिंगुलर होता है, तो आपका चाहे जैसे आपका यहां पर एज हो या फिर आर हो, तो आपको किसका यूज करना है? इज का। मतलब अगर वो पेयर के बिना यूज हुआ है, पेयर नहीं है उसके साथ, आइदर के साथ, तो वो एक प्रोनाउन का काम करता है। क्लियर है? तो अगर पेयर नहीं है तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ले रहा है। लेकिन अगर उसके साथ पेयर आ जाता है, जैसे आइदर के साथ और आ गया, तो यहां पर ये किसका काम करेगा? कंजक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे? कंजक्शन का काम करेगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे देखो, पहले आप थे सिंगल, पहले आप सिंगल थे, अब हो गए हो डबल। देखो, जब सिंगल होते हैं ना तो अपन अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब डबल हो जाते हैं, जब समझ रहे हो ना, जब डबल हो जाते हैं ना, तो भाई अपनी मर्जी तो चलती ही नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको यहां पर समझना है कि जब ये सिंगल था तब आपका कोई भी पेयर, मतलब आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती थी हमेशा, लेकिन जैसे ही इसके साथ ये डबल, मतलब इसका पेयर प्रेजेंट हो गया, और जब पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो बच्चे हेल्पिंग और इसके बाद के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए कई सारी बुक्स में आपने देखा होगा, इफ इन द सेंटेंस आइदर और आइदर मतलब डैश डैश और, मतलब आइदर का पेयर और इज यूज्ड, देन हेल्पिंग वर्ब इज डिपेंड ऑन नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्लियर है? मतलब आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो इतनी टेक्निकल आपको लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं होगी, मुझे पता है। तो आप सिंपली याद रखना कि जब कभी भी आइदर का पेयर और नाइदर का पेयर नॉर आपको देखने को मिल जाए, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, आपको उसी तरीके से आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्लियर? जैसे यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर और के बाद कैसा सब्जेक्ट प्रेजेंट है? सर हिज फ्रेंड्स। सर प्लूरल है, और प्लूरल है तो बच्चे क्या आएगा? यहां पर आर आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब जैसे सेकंड वाला सेंटेंस देखो, नाइदर डॉक्टर, नॉर के बाद क्या है? सर नॉर के बाद है हिज पेशेंट्स, और पेशेंट्स कैसा होता है? सर प्लूरल होता है। अगेन क्या यूज करेंगे? आर का। अगर वो सेंटेंस में पेयर लेके नहीं आ रहा है तो वो प्रोनाउन है, और अगर वो प्रोनाउन है तो आपका हेल्पिंग और सिंगुलर होगी। लेकिन अगर वो कंजक्शन है, मतलब आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब और के बाद, मतलब पेयर के बाद जो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसा वो सब्जेक्ट होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लूरल। क्लियर है? जैसे इस वाले सेंटेंस में अब जैसे मान के चलो, बच्चा क्या करता है? बच्चा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है। बच्चा करता क्या है मैं समझाता हूं कि सर अपन को नहीं फर्क पड़ता, एक काम करते हैं ना, इस फ्रेंड्स को अपन क्या कर लेते हैं? फ्रेंड कर लेते हैं। अब तो सही है सेंटेंस, बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन आपने एरर गलत फाइंड किया है। क्लियर है? सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया, लेकिन आपने एरर गलत फाइंड किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था यू आर फ्री टू फाइंड एनी टाइप ऑफ एरर, लेकिन मेंटेन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। क्लियर है? आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। क्लियर है? अब जैसे मान के चलो पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या था? या फिर तो राम या फिर उसके दोस्त, उसके दोस्त, ठीक है। लेकिन अब आपने जब इसको फ्रेंड्स की जगह पे फ्रेंड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? राम या उसका दोस्त। तो जब उसके दोस्त थे तब वो प्लूरल थे दोस्त, अब कैसे हो गए? सिंगुलर हो गए। ये नहीं करने का है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप सेंटेंस में कोई भी एरर फाइंड करो। क्लियर है? चलो भाई, चलो अगर जैसे मान के चलो इन समहाउ अगर वो फ्रेंड्स ना करके फ्रेंड देता तब आपका इज करेक्ट था। ठीक है ना? चलो, तो यहां पर शायद लिखा है देखो भाई, तुम्हारे लिए सब करके लाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। ए टू जेड चीजें आपको मिलेंगी यहां पर। देखो, आइदर का पेयर और मिल जाए और नाइदर का पेयर नॉर मिल जाए, तो जब ऐसा कुछ मिल जाता हो तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब कह सकते हो, या फिर हाँ, या फिर आप ये कह सकते हो सब्जेक्ट आफ्टर पेयर्स, पेयर के बाद जो सब्जेक्ट प्रेजेंट है उसी के ऊपर हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो भाई, पोजीशन टाइप। देखो दो तीन ही चीजें इसमें इंपोर्टेंट हैं, एक तो आपका कोरिलेटिव कंजक्शन इंपोर्टेंट है और एक आपका पोजीशन टाइप, और ऑल्दो इन्वर्जन इसी में मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर? वो इन्वर्जन जो एक टॉपिक है वो इसी में पढ़ा दूंगा, लेकिन वो टॉपिक आपका एडवर्ब का है। ठीक है ना? तो लेकिन मैं इसी में आपको पढ़ा दूंगा इन्वर्जन। ठीक है? चलो भाई, पोजीशन टाइप की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कब होता है कब नहीं होता समझ जाता हूं। क्लियर है? अगर आपका सेंटेंस देखो, जैसे यहां पर देखो
नॉट ओनली मिल जाए, नाइदर मिल जाए, तो कौन कौन से होते हैं? नाइदर हो, आइदर हो, आपके में जो इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली हो, आपका हार्डली हो, स्कार्सली हो। मतलब यहां से अगर सेंटेंस आपके स्टार्ट हो रहे हो, स्टार्ट नहीं सॉरी, आपके सेंटेंस में ये आते हैं, क्लियर है, तब आपको किसका यूज करना होता है? पोजीशन टाइप का यूज करना होता है। देखो पहली बात तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप बच्चे क्या होगा आपका? पेयर चेक करने का। मतलब अगर ये सेंटेंस में आ रहे होंगे तो इनका आगे पेयर आना चाहिए। जैसे नाइदर का पेयर क्या होना चाहिए? नॉर होना चाहिए। आइदर का पेयर क्या होना चाहिए भाई? और होना चाहिए। नॉट ओनली का बट ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है। और आपके इन तीनों का पेयर क्या होना चाहिए? वेन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पर आप नो सूनर भी लिख सकते हो, नो सूनर का पेयर देन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, पहला स्टेप आपका क्या है? पेयर चेक करने का। पेयर अगर सही है, फिर उसके बाद ये चेक करना कि बच्चे कौन सी दो पार्ट ऑफ स्पीच इसमें रिपीट हो रही हैं। नाउन रिपीट हो रहा है, प्रोनाउन रिपीट हो रहा है, या फिर आपका एडजेक्टिव रिपीट हो रहा है, फिर आपका वर्ब रिपीट हो रहा है। टेंशन ना लो, हम लोग मौजूद हैं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे वो पहचानना है इसको। देखो जैसे ये सेंटेंस है आपका, जैसे नॉट ओनली है, इसका पेयर क्या बन गया सर? बट ऑल्सो। जो सेकंड वाला पेयर होगा ना, उसके बाद जो चीज लिखी होगी, उसके जस्ट बाद जो चीज होगी ना, वही आपके इस सेंटेंस में और रिपीट हो रही होगी। जैसे इस सेंटेंस में यहां पर सेल्स लिखा है, सेल्स एक तरीके का वर्ब होता है आपका, और तो मतलब इसके पीछे वाले सेंटेंस में आपका एक वर्ब और हो रहा होगा जो कि आपका क्या है यहां पर? बेक्स है। तो आपको इस तरीके से पहचानना है कि अगर सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का है तो आप क्या करोगे? पेयर के बाद जो सब्जेक्ट, वो जो चीज प्रेजेंट है वही आपकी रिपीट हो रही होगी, क्लियर है। तो ये सेकंड स्टेप भी पहचान लिया आपने। अब ये वाला क्या करना है आपको? पुट आफ्टर द पेयर। अब आपको इसमें क्या करना है? सेटिस्फाई करवाना है। जैसे इस सेंटेंस को मैं लेता हूं, क्लियर है, ये वाला सेंटेंस तो वैसे करेक्ट है, मैं इस वाले की बात करता हूं, ये वाला इनकरेक्ट है। जैसे यहां पर देखो, नाइदर का पहला तो स्टेप क्या हो गया? पेयर चेक करने का। नाइदर का पेयर बच्चे नॉर है, पहला स्टेप बिल्कुल करेक्ट, वो मतलब सही हो गया, आप यहां तक पहुंच गए। अब हमें ये वो पहचानना है कि आपके कौन सी दो पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट हो रही हैं। तो उसका ट्रिक क्या था कि सर जो दूसरा वो पेयर होगा ना, उसके बाद जो चीज लिखी होगी वही रिपीट हो रही होगी। जैसे नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? एक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक एडजेक्टिव और होगा जो कि क्या है आपका? इंटेलिजेंट। अब क्या करना, ध्यान से समझना, अगर नॉर के मतलब पेयर के बाद अगर एडजेक्टिव है तो यहां पर भी पेयर के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। फिर आप ये कह सकते हो एडजेक्टिव के पहले पेयर है तो यहां पर भी एडजेक्टिव के पहले पेयर होना चाहिए। तो आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? जो ये नाइदर है ना, ये उठकर कहां आ जाएगा? ही इज आ जाएगा। यहां पर बन जाएगा आपका ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर वो हैंडसम है क्या? स्मार्ट, ठीक है ना। अब समझो फिर से, अब इसमें देखो पूरा चेक करो, क्रॉस चेक करो, ठीक है। पहला क्या था स्टेप? सर पेयर चेक करने का। सर पेयर बिल्कुल सही है, नाइदर का पेयर नॉर बन गया, सही है। अब नॉर के बाद जो रिपीट हो रहा होगा वो आपका एडजेक्टिव है, यहां पर भी एक एडजेक्टिव है। मतलब पेयर के बाद एडजेक्टिव तो यहां पर भी पेयर के बाद एडजेक्टिव, ये करना है। इसका मतलब यही होता है पुट आफ्टर दी पेयर का मतलब है दोनों को सेटिस्फाई कराना है। पेयर के बाद वो पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो भी पहले वाले पेयर के बाद पार्ट ऑफ स्पीच प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे ये पहला वाला सेंटेंस देखो, पहला वाला सेंटेंस क्या है? सर पहले तो पेयर चेक कर लेते हैं। तो पेयर चेक किया तो नॉट ओनली का पेयर, इस नॉट ओनली का पेयर क्या बना बच्चे? बट ऑल्सो बना। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ? सेल्स लिखा हुआ है, तो वर्ब रिपीट हो रही है यहां पर, तो मेरी वर्ब ये रही, क्लियर है। अब इसके बाद देखो वर्ब के पहले पेयर है तो वर्ब के पहले ही पेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्लियर है। और थोड़ा करते हैं, ठीक है ना। इन्वर्जन इतना आसान नहीं है समझना, अगर समझ में आ गया तो बच्चे बहुत सही है आपको, अगर एक ही बार में समझ में आ गया तो। अब समझो यहां पर ये वाला सेंटेंस देखो, पहले ये वाला देखो, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, ठीक है ना। या फिर तो शांति से बैठो या फिर आप निकल लो, ठीक। देखो उसके लिए क्या करना है? पेयर चेक करो। तो आइदर का पेयर क्या बनेगा बच्चा? और बनेगा। फिर उसके बाद इसके बाद देखो वर्ब है, और क्या मतलब पेयर के बाद वर्ब है, तो यहां पर भी एक वर्ब हो रही होगी जो कि ये रही। तो आपका वर्ब से पहले पेयर है तो यहां पर भी वर्ब से पहले पेयर होगा, इसका मतलब सही है आपका सेंटेंस, क्लियर है। अगला ये वाला देखो, कल्पना नॉट ओनली लाइक्स मी बट ऑल्सो लव्स मी, क्लियर है। मतलब वो बस पसंद ही नहीं बल्कि प्यार भी करती है किसी को, ठीक है। तो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, सर बिल्कुल सही है। सर बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, क्योंकि लव क्या होता है? एक तरीके का वर्ब होता है, और अगर ये वर्ब है तो यहां पर भी एक और वर्ब हो रही होगी जो कि हमारी क्या है? लाइक्स। लाइक्स भी क्या है? वर्ब। तो आपका वर्ब से पहले पेयर, तो यहां पर भी वर्ब से पहले पेयर होना चाहिए, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अब ये वाला देखो, ये वाला बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है इसमें। देखो नॉट ओनली सी चीटेड मी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स, मतलब बल्कि वो मुझे ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को भी चीट कर रही है। तो नॉट ओनली का पेयर बच्चे बट ऑल्सो हो गया, बिल्कुल सही बात है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। साथ ही साथ में आपका इसके बाद देखो बट ऑल्सो के बाद आपका क्या है? ये देखो हो सकता है ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो, पॉजिटिव
प्रोनाउन भी हो सकता है ये, और आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसी कंडीशन मुझे जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन वो एडजेक्टिव है नहीं, तो हम क्या मानेंगे इसको कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है अपना। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? ये एक तरीके प्रोनाउन समझ लेते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं मतलब प्रोनाउन अकेला। क्लियर है? चलो, तो ये अपन ऑब्जेक्टिव केस समझ लेते हैं, प्रोनाउन को समझ लेते हैं। तो यहां पर भी एक प्रोनाउन होगा, तो देखो प्रोनाउन के पहले पेयर, तो प्रोनाउन के पहले पेयर। क्लियर? दैट इज क्लियर, समझ में आ गया? तो नॉट ओनली सी चीटेड मी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स, तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट था। तो ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें साथ में मिल जाएं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस वाले टॉपिक में। क्लियर हुआ भाई? पोजीशन टाइप काफी इंपोर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा। तो 3 स्टेप है, पहले तो पेयर चेक करने का, दूसरा आपका कौन सी 2 पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट हो रही है वो चेक करने का, और तीसरा आपका सेटिस्फाई करवाने का पेयर को। क्लियर है भाई? चलो, आज जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ कंजक्शन, ठीक है ना, इन्वर्जन। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो बस ऐसे कह सकते हो टाइम पास है पूरा। ठीक है, एक आपका अनटिल और अनलेस का और है बस, उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है सच। देखो इन्वर्जन आपको कैसे मतलब क्या बताता है, इन्वर्जन की बात करते हैं। देखो तो इन्वर्जन अगर कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, क्लियर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, बेयरली, लिटिल और फ्यू। याद है लिटिल और फ्यू? लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो एक तरीके का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप इतना ध्यान रख लेना बच्चे, इनको करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है? ये कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता वो एनडी, क्योंकि इतना ज्यादा वो पूछता ही नहीं है जिंदगी में। तो मतलब फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक वो पूरी हिस्ट्री में अभी तक उसने कुछ नहीं पूछा ऐसा। ठीक है, लेकिन हाँ इनसे रिलेटेड जरूर पूछा हुआ है। तो हार्डली, स्कार्सली और बेयरली का पेयर क्या हो गया? वैन। ठीक है ना, और नो सूनर का पेयर क्या हो जाएगा? देन। ठीक है, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं आपके। क्या स्टेप हैं? आपको पहला तो स्टेप यही है पेयर चेक करने का। पेयर में ही गलती देता वो ज्यादातर आपके। वो अगर 10 क्वेश्चन अगर इसने दिए हैं, 10 भी क्वेश्चन अगर इसने दिए, वो मतलब एक राउंड फिगर में ले रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन इसने दिए हैं ना यूपीएससी ने, तो 10 में से 8 क्वेश्चन वो पेयर की ही गलती देगा। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो पोजीशन टाइप का या फिर आपका इन्वर्जन का वो बनाएगा एरर, तो बच्चे वो पूरा एक स्लॉट बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा उनको। क्लियर? जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। जैसे इसमें देखो इन्वर्जन कब आएगा, ध्यान से समझना। इन्वर्जन तभी आएगा जब ये वाले वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। ये वाले वर्ड क्या आ जाए? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। क्लियर है? तभी इन्वर्जन आएगा, तभी कम नहीं तो आपका इन्वर्जन नहीं आएगा। अब इन्वर्जन होता क्या है, आपको एक चीज आनी चाहिए बच्चे, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है तो उसका आपको इंटेरोगेटिव बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? इंटेरोगेटिव बनाना आना चाहिए। क्लियर है? तभी आपको इन्वर्जन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो समझते हैं कैसे क्या। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया बच्चे, वो आपका मतलब पेयर चेक करने का। जैसे कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस देखो स्टार्ट किससे हो रहा है? हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जाकर आपका इन्वर्जन आएगा। तो हार्डली है, हार्डली का पेयर वेन आना चाहिए, बिल्कुल सही है, हार्डली का पेयर वेन है। अब मैंने क्या बोला, जो जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा ना, तो बच्चे इससे जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा, इससे जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा उसको आपको क्या बनाना है? उसका इंटेरोगेटिव बनाना है। क्लियर है? उसका क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। अगर वो पहले से इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब जैसे आई सॉ हिम है, आई सॉ हिम, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा बच्चा? डिड आई सी हिम। क्या बनेगा? डिड आई सी हिम और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब बस आपको करना क्या है, इसकी जगह पर आपको ये वाली चीज उठा के रख देनी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क मत लगाना उसमें। क्या नहीं लगाना? क्वेश्चन मार्क मत लगाना। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा यहां पर? डिड आई सी, और हिम तो पहले से था। क्लियर? तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आपको रटने की चीज बता देता हूं। क्लियर है? ये तो हो गई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन एक चीज होता नहीं है कि सर ट्रिक बता दो, ट्रिक कैसे मतलब ध्यान में कैसे रखें इसको। तो याद में रख लेना कि जब कभी भी ये वाले वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर है? इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप कहोगे सर चाहे कान को यहां से पकड़ो चाहे कान को यहां से पकड़ो, बात तो एक ही है। मतलब जब हेल्पिंग और इसके वो साथ में आएगी तो मुझे पहले ही क्या बनाना पड़ेगा? इंटरोगेटिव तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, स्कार्सली हाई वो आई हैड अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। क्लियर है? अब जैसे स्कार्सली का पेयर व्हेन, सर सही है। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है? अब इसका इंटरवेटिव बनाओ। आई हैड अराइव्ड का इंटरवेटिव क्या ही होगा भाई? हैड आई अराइव्ड होगा, तो आपका हैड आगे आ जाएगा और आपका आई हेड की जगह पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया इन्वर्जन?
मेरे ख्याल से पोजीशन टाइप से ज्यादा इजी ये वाला है। क्लियर है? पोजीशन टाइप में पहले चेक करो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट हो रहे हैं, फिर उनको पुट आफ्टर दी पेयर करो, सेटिस्फाई करवाओ। अपन ने तो कभी सेटिस्फाई थोड़ा कराया किसी को। क्लियर है? सेटिस्फाई तो हम हुए हैं अपनी पढ़ाई से। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं भाई। अब जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला लास्ट वाला, नो सूनर ही सॉ मी देन ही रन अवे। क्लियर? नो सूनर का पेयर देन होना चाहिए सर, देन है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटरोगेटिव फॉर्म बना देना है, तो आपका डिड आई सी मी, डिड ही सी मी आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं मुझे बड़ा गंदा लगता है, डाउट और डाउटफुल का। ये मुझे पहले बहुत प्यारा लगता था वर्ड, डाउट और डाउटफुल, लेकिन अब जिंदगी में डाउट या डाउटफुल कुछ रहा ही नहीं। क्लियर है? पहले शक होता था कि कोई क्या कर रहा है, कोई किसी के क्या साथ है, अब तो कोई शकीच नहीं है। जब शक नहीं होता है, जब आपको कोई डाउट नहीं होता है, तो उसके साथ हमेशा बच्चे दैट का यूज किया जाता है। अरे सर क्या कर रहे हो, आपने तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया। क्लियर है? हम तो सोच रहे थे कुछ कहानी बताओगे। क्लियर? कहानी आनी तो भाई वो कहते नहीं है कि आतंकवादियों का पता नहीं कैसा डायलॉग था वो दिल जली मूवी में, उनकी प्रेम कहानी नहीं होती। ठीक है ना? चलो भाई आगे देखते हैं। ही डाउट्स मी दैट शी विल हेल्प हिम। देखो पहले तो आप अपने आप से करो इसको। क्लियर है? अपने आप से करो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका वो मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो आपके सामने ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प मी। अभी मुझे एक सेंटेंस, ये जब आपने पढ़ा तो मुझे सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ, क्या वो अभी डाउट में है या फिर उसका डाउट क्लियर हो चुका है? अभी वो डाउट में है ना, कि सर उसको डाउट है कि वो मेरी हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी, ये तो डाउट है ना उसका। जब कभी भी ऐसा हो, आपका डाउट है डाउटफुल वाली जो ये वर्ड है ना, अगर आपके एक पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहे होंगे, अगर डाउट है डाउटफुल अगर एक आपके पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहे होंगे, तो इनका पेयर बच्चे या फिर तो इफ बनेगा या फिर उनके साथ क्या बनाएंगे अपन, वेदर का यूज करेंगे। क्लियर है? ऑल दो मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहता हूं, यूपीएससी ने इसको गलत माना है, पता नहीं क्यों यार, लेकिन ग्रामर अकॉर्डिंग टू ग्रामर यही कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर डाउट है डाउटफुल आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ पेयर में हमेशा या फिर तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं उस क्वेश्चन की भी बात करूंगा, अभी उस पर वापस आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अगर ये एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज हो रहा है, डाउट या डाउटफुल अगर आपका एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज हो रहा है, तो बच्चे उसमें अपन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। क्लियर है? किसका यूज करेंगे, दैट का। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही डाउट्स, उसको डाउट, अब मुझे एक बात बताओ, ही डाउट्स, ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं? तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे पेयर का बनेगा, या फिर तो इफ का यूज करोगे बच्चे या फिर वेदर का यूज करो, जैसे कि आपकी कंडीशन है। दोनों लिख दिया? हाँ दोनों है। अब जैसे यहां पर है आई हैव नो डाउट, जब आपको कोई डाउट नहीं होगा तो आप परफेक्ट हो गए, मतलब आप मतलब श्योर हो गए उस चीज के लिए। जब कभी कोई भी चीज के लिए अपन श्योर होते हैं तो बच्चे उसमें अपन यूज करते हैं दैट का। तो यहां पर देखो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर डाउट कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो उसका पेयर क्या बनता है बच्चे, दैट बनता है। क्लियर है? क्या बनता है, दैट बनता है। आगे देखते हैं, आई एम डाउटफुल दैट पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। मैं मतलब डाउटफुल हूं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे मुझे जाने के लिए फिर नहीं करेंगे, तो एक डाउटफुल की कंडीशन है ना, तो दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, फिर तो इफ का यूज करिए बच्चे या फिर वेदर का यूज करो। क्लियर है? अच्छा आप सभी को पता तो हो गई, वैसे वेदर का पेयर क्या बनता है, और बनता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि आपके सेंटेंस में आगे और लिखा हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ सीधा, आई डाउट इफ सी विल चीट मी और नॉट। अगर वैसे तो देखो इस सेंटेंस में इफ या वेदर लगाओगे बिल्कुल करेक्ट माना जाता, कब तक, जब तक ये और नहीं होता। अब यहां पर ये और आ गया तो आपको इफ को भी हटाकर क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर वेदर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो वेदर कहां यूज होगा, जब उसी सेंटेंस में यूज होगा जब आपका डाउटफुल पॉजिटिव सेंटेंस होगा और उसमें और का यूज किया जाए। क्लियर? जैसे ये सेंटेंस है तो आई डाउट, ये एक सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस है, और आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तब आपको किसका यूज करना है बच्चा, वेदर का यूज करना है। क्लियर हुआ? चलो अब जैसे देखो क्वेश्चन में देखो यूपीएससी ने क्या माना है, यूपीएससी ने इफ या वेदर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, उन्होंने बोला कि इफ या वेदर कुछ नहीं होता, हमेशा दैट का यूज करना है। क्लियर है? तो अपन को देखो जाहिर सी बात है एनडी का पेपर देना है तो एनडी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अभी आप फिलहाल में तो जो मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट उसको ध्यान में रखना। क्लियर है? अब जब मेरी पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, क्लियर है, आई होप कि आपकी 1-2 दिन बाद आपकी पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चलेगा। एक पूरी वीडियो में 10 साल पुराने पूरे 10 ईयर्स के, पास्ट 10 ईयर्स के आपके स्पॉटिंग द एरर पूरे एक ही वीडियो में। तो अगर स्पॉटिंग द एरर आपको करने होंगे तो आप एक वीडियो ओपन करो और उसमें आपको आ जाएगा। फिर एक 10 साल की पुरानी वीडियो में, मतलब 10 साल में 10 साल के आपके प्रीवियस ईयर के
आपकी वोकेबलरी, फिर एक 10 साल की ईडियम्स और फ्रेजेस, इस तरीके से करेंगे अपन, ठीक है ना। तो उसमें आपका जब मैं स्पॉटिंग द एरर कराऊंगा तो उसमें वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके जरूर आऊंगा, ठीक है ना। मुझे याद है शायद 2019 या फिर 2020 का कुछ क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलो ये वही मिनिस्टर वाला है, कुछ अथीस्ट या फिर मिनिस्टर वाला कुछ क्वेश्चन है वो। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल यूज होता है तो उसमें आप या फिर तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का, और इफ इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस देन यू हैव टू यूज दैट। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट, वैसे तो देखो ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर दो आपको स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। पहला स्ट्रक्चर आपका है ये, क्लियर। सेल्डम या फिर इफ एवर होता है, या फिर सेल्डम और नेवर होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं, क्लियर। इसका मतलब होता है बच्चे शायद ही कभी, इसका मतलब होता है शायद ही कभी, क्लियर है। इन दोनों का मतलब सेम होता है, शायद ही कभी। तो अगर सेंटेंस में सेल्डम इफ एवर यूज करा है तब भी करेक्ट है, अगर सेंटेंस में सेल्डम और नेवर यूज करा है तब भी करेक्ट है। लेकिन वो आपको एरर कैसा देगा, वो आपको लिखकर ऐसा देगा, देखो सेल्डम और एवर, या फिर तो ये लिख कर देगा या फिर आपको लिख कर देगा सेल्डम इफ नेवर। तो आपको ध्यान में रखना स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, ठीक है भाई। चलो ये वाला आपका गलत होता है। आगे देखते हैं, ऐसे ही आपका एक स्ट्रक्चर बच्चे लिटिल इफ एनीथिंग और लिटिल और नथिंग, मतलब थोड़ा बहुत है पर मतलब बिल्कुल नहीं, इस तरीके से अपन यूज करते हैं ना, इसके पास थोड़ा बहुत होगा या फिर नहीं भी होगा, इस तरीके से जब अपन यूज करते हैं तो उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं अपन लिटिल इफ एनीथिंग और लिटिल और नथिंग, इसी के जैसा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब आता कॉन्सेप्ट नंबर जो भी है, ठीक है। बिकॉज पॉइंट नंबर 2, बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था इसलिए आई कुड नॉट टॉक टू यू, क्लियर, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, जब कभी भी सेंटेंस में बिकॉज आ जाए तो बिकॉज के बाद कभी भी ना आपका सेंस का यूज होगा ना किसी सो का यूज होगा, तो इसको हटाएंगे बस कॉमा लगाएंगे। ऐसे यहां पर देखो रीजन के साथ कभी भी बिकॉज का यूज नहीं किया जाता, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ध्यान में रखना बिकॉज के साथ कभी भी सो वाला वर्ड यूज नहीं होता, और रीजन के साथ कभी भी बिकॉज वाला वर्ड यूज नहीं होता, क्लियर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके पूछे गए थे इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिए, क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज आई वॉज बिजी कॉमा आई कुड नॉट टॉक टू यू। दूसरा आ जाएगा द रीजन फॉर हिज सक्सेस वॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग, क्लियर है। या फिर आप सिंपल यूज करो द रीजन फॉर हिज सक्सेस वॉज हार्ड वर्किंग, क्लियर, हार्ड वर्क, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कॉमा लगाकर ही वॉज हार्ड वर्किंग कर सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान में रखना रीजन वर्ड के साथ बिकॉज का यूज नहीं करेंगे और बिकॉज वर्ड के साथ सो का यूज नहीं करेंगे। सो का ही नहीं, मतलब सो के साथ जैसे सो वो एज सिंस बिकॉज सॉरी सो हो गया, दैट्स वाई हो गया, ठीक है ना, हेंस हो गया, वो वाले वर्ड। आगे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो टू और वेरी। तो देखो देखा जाए तो सो टू और वेरी तीनों ही आपके बहुत के सेंस में यूज किया जाता है, क्लियर है। तो आपका सो का पेयर क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है सर, दैट बनता है, वेरी गुड। टू का पेयर क्या बनता है, क्या बनता है सर, टू बनता है, वेरी गुड। ये तो पता नहीं था मुझे सर, इसका कोई पेयर नहीं बनता, क्लियर है। सो का पेयर कब बनता है, दैट बनता है। तो जब कभी सेंटेंस में दैट आ रहा होगा तभी सो का यूज करेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में नेगेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे मैं जरूरत से ज्यादा थक चुका हूं, क्लियर, नेगेटिव मैंने यूज करा है, मतलब आपको बोला कि मैं जरूरत से ज्यादा थक चुका हूं, क्लियर है, तो अपन यूज करेंगे टू का। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना कि मैं बहुत हैप्पी हूं तब आप यूज करेंगे वेरी का। जैसे अभी देखो आपके नोशंस टूटते हैं, आपका थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन है ना, सो को कहीं भी यूज कर दिया, टू को भी कहीं भी यूज कर दिया, और वेरी को तो भाई पता नहीं क्यों इतना घसीट रहे हो तुम, उसको मतलब भूल ही चुके, मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियर। जैसे ये सेंटेंस है, आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, पहली बात तो ये सेंटेंस गलत है बच्चे। अगला सी इज टू वीक टू स्टैंड हियर, पहली बात आपको मैं बता दूं, दूसरी बात ये सही है, पहली बात बता दूं, दूसरी बात वाह 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 क्या कहने हैं कवि के। ही इज सो हैप्पी, आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू दैट इज इट इज रॉन्ग। ही इज वेरी हैप्पी, करेक्ट वन। ही इज सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, अगेन रॉन्ग। देखो मैं आपको बता दूं, सो टू और वेरी, मैंने आपको क्या बोला कि जो टू और टू का पेयर होगा ना, टू और टू का पेयर वो एक नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा। तो लेकिन मेरा हैप्पी तो कैसा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वेरी। रिप्लेसमेंट हमेशा वेरी करेगा, तो आपका सिंपल रहेगा। अच्छा इसका पता मतलब क्या हो जाता, टू और टू का पेयर होता है जरूरत से ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट, क्लियर। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे देखो, आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप ये तो बोलना चाहोगे मैं बहुत खुश हूं, आप तो ये बोल रहे हो सेंटेंस के थ्रू कि मैं जरूरत से ज्यादा खुश हूं, मतलब जितना होना चाहिए था मैं उतना खुश नहीं हूं, मतलब अजीब सा लगेगा ना, इसलिए आपको अगर सामने वाले को वो इंग्लिश आ रही होगी तो, क्लियर है। चलो अगला, सी इज टू वीक टू स्टैंड हियर, यहां पर अपन कह सकते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा थक चुका हूं,
क्लियर है, या फिर मैं थक चुकी हूं, तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। ही इज सो हैप्पी, बिल्कुल अगेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दैट का यूज तो वही नहीं है, आगे दैट का यूज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अगेन इसको कौन रिप्लेस करेगा? वेरी। नेक्स्ट, सी इज सो ब्यूटीफुल, अगेन गलत होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? वेरी। ठीक है ना, तो ध्यान में आ गया। वेरी वाला तो बढ़िया है, ठीक है ना, मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है 12 मासी, ठीक है, तो आपका वेरी वाला तो क्या चलता है? 12 मासी चलता है, मतलब हमेशा चलता रहेगा। लेकिन सो का पेयर कब आएगा? सो का अगर पेयर प्रेजेंट है, सो का पेयर मतलब दैट अगर प्रेजेंट है तो आप यूज कर सकते हो सो को, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलता, जैसे ये बोलता, ही इज सो हैप्पी दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग चिल्ड्रन, अमंग दी पुअर्स, पुअर बोल दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत हैप्पी है। क्यों? वो क्या नाम है, इसलिए उसने डिस्ट्रीब्यूट करी पेन को, ठीक है, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। जब आपका दैट होगा तभी आप सो का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, ये दिस इज योर लास्ट टॉपिक, और वी कैन से लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजक्शन, आई थिंक सो। एक बार चेक कर लें, लास्ट ही है, पीपीटी तो आखिरकार मैंने ही बनाई है ना भाई। चलो भाई, अगर मैं बात करूं अनटिल की और अनलेस की, आप सभी को पता है कि सर जो अनटिल होता है इट इज यूज्ड फॉर टाइम, और अनलेस इज यूज्ड फॉर वर्क, मतलब काम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एज सच कोई डिफरेंस आपका पूछा नहीं जाता है कि इसमें अपन अनटिल का यूज करेंगे फिर अनलेस का यूज करेंगे, तो आप उस डिफरेंस में तो जाना ही मत, क्योंकि इस टाइम पे आपको वो चीज पढ़नी है जो आपके लिए ऑथेंटिक है। क्लियर है? चलो भाई, तो अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन। रटने वाली चीज बता दूं तो वो ये है कि अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी विल नॉट का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? कभी नहीं करा जाता, मतलब ना उसके साथ कोई फीचर एक्शन आएगा और ना उसके साथ नॉट का यूज करा जाएगा। अब इसके बेसिक को समझते हैं, चलो। अनटिल और अनलेस बच्चे आपस में अपने आप में कैसे होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं, और जब ये नेगेटिव वर्ड होंगे तो नॉट का तो यूज करेंगे ही नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट वैसे तो मुझे ये बताना चाहिए आपको टेंसेस में, तो लेकिन मैं आपको यहां पर लिखता हूं, इफ आई विल कम टू दिल्ली, कम टू ग्वालियर, ठीक है ना भाई, अपने चंबल संभाग को कैसे भूल जाएं। कम, इफ आई विल कम टू ग्वालियर, आई विल हेल्प यू, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा। तो कहने वाले बच्चे क्या करेंगे? इसका हिंदी वर्जन निकालेंगे, अगर मैं ग्वालियर आऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर बिल्कुल सही लग रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बाई सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड वाली फीलिंग आ रही है, जो कि गलत फीलिंग है। मैं आपको बता दूं, अगर एक सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शन एक साथ अगर आते हैं तो बच्चे पहले वाले एक्शन को क्या करना होता है? सिंपल प्रेजेंट में करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये देख लिया आपने के साथ दो फ्यूचर एक्शन, मतलब विल यहां पर भी है, विल यहां पर भी है, तो एक सेंटेंस में अगर दो फ्यूचर एक्शन एक साथ आते हैं तो ये गलत होता है, इसमें एरर है। तो एरर को सही करने के लिए क्या करना है कि पहले वाले एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करो। तो पहला वाला एक्शन क्या होगा? पहले मैं ग्वालियर आऊंगा कि उसकी मदद करूंगा? सर पहले तो आप ग्वालियर आओगे ना, तब जाके उसकी मदद करोगे, तो जब पहले मैं ग्वालियर आऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका सिंपल हो जाएगा, इफ आई कम टू ग्वालियर आई विल हेल्प यू। अगर यहां पर आई की जगह पर बच्चे ही होता तो यहां पर क्या हो जाता? मेरा कम की जगह पर कम्स हो जाता। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट का रूल अगर याद हो आपको। अब मैं बात करता हूं अनटिल और अनलेस की, एक सेकेंड। अनटिल और अनलेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, अनटिल द गवर्नमेंट विल नॉट गेट एनी सिग्नल इट विल नॉट रन। क्लियर है? जब तक ट्रेन सिग्नल नहीं लेगी तब तक वो रन नहीं करेगी। देखो, अनटिल और अनलेस कंडीशनल वर्ड होते हैं, और जब कभी भी कंडीशनल वर्ड अगर आता है तो बच्चे वो फ्यूचर में ही आएगा। क्लियर है? कंडीशनल वर्ड हमेशा फ्यूचर में ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि अनटिल और फिर अनलेस अगर यूज किया जाएगा तो बच्चे वो आपके हमेशा फ्यूचर में यूज करे जाएंगे। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में यूज करने वाला जो भी आपके, देखो यहां पर भी फ्यूचर एक्शन होगा, फिर यहां पर भी फ्यूचर एक्शन हो गया, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन है तो पहला वाला एक्शन क्या बोला था मैंने? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने का। तो पहले वो सिग्नल लेगी या फिर पहले वो रन करेगी ट्रेन? सर पहले वो सिग्नल लेगी, और सिग्नल लेगी तो ये वाला विल हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट्स एनी सिग्नल इट विल नॉट रन। ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अनटिल और अनलेस कभी भी विल नॉट का यूज नहीं लेते। नॉट का क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो पहले ही से नेगेटिव होते हैं। और विल का क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो फ्यूचर एक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अब बच्चा ये कहता है ये वाला, देखो क्वेश्चन, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सर विल नॉट ये हटा दो पूरा, और गवर्नमेंट सिग्नल है टेक्स आ जाएगा। सर फिर यहां पर नॉट क्यों आ गया? बच्चे अपन को क्या करना होता है ना, अपने घर में झांक के देखो बस,
अपने घर में देखो, दूसरों के घर में क्या चल रहा है अपन को झांकने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो सेंटेंस है अनलेस वाला वो यहां तक खत्म हो गया, यहीं तक था वो अनलेस वाला। अब उसका सेंटेंस कैसा क्या है अपन को कुछ लेना देना नहीं है उससे। क्लियर? चाहे वो विल का यूज करे चाहे वो विल नॉट का यूज करे, हमें किससे लेना देना है? अनलेस से लेना देना है। क्लियर है? तो यहां तक तो आपका विल नॉट नहीं आना चाहिए, फिर उसके बाद अगर विल नॉट आ रहा है तो वो एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आ रहा होगा वो। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? चलो भाई देखते हैं आगे। तो ये था आपका भाई कंजक्शन। ठीक है, ये आपका लगभग खत्म ही हो गया, लगभग क्या हो ही गया खत्म। ठीक है, चलो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए पूछा है। ठीक है, और इसी तरीके से अपन चलते रहेंगे। ये कंजक्शन आज खत्म किया मैंने। अब आपका स्टार्ट होगा आर्टिकल्स। ठीक है ना? तो आर्टिकल बच्चे को पता रहता है कि सर ए और एन का यूज पढ़ लो, दा का यूज पढ़ लो, बस खत्म आर्टिकल। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वो चीज पूछती है आपसे जो बच्चा कभी सोच नहीं सकता, या फिर आप कह सकते हो कि जो बच्चों ने पढ़ी नहीं होगी वो चीजें पूछ लेता है। जैसे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे तो मैं शुरुआत में डेफिनेशन में क्या बताऊंगा कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन के आगे होंगे, मतलब नाउन के लिए हमेशा आर्टिकल आता है। लेकिन आगे जाकर आप ये देखेंगे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? तो इसलिए अपन वो पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई, चलो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद टू एवरीवन।